हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। इसमें हम जीके के क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही शानदार क्वेश्चन होंगे और इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वेश्चनों का लेवल सेम रहने वाला है। तो चलो सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, लॉटरी रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो लॉटरी रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था ये बताना आपको। तो कब किया गया था? तो ये किया गया था 1998 में। कब? 1998 में किया गया था। तो इसका 4 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। और आपसे डेट पूछी जाए तो डेट बताना है आपको। 7 जुलाई 1998 में ये पारित किया गया था। और आपसे पूछा जाएगा कि लॉटरी रेगुलेशन एक्ट कब लागू हुआ? तो यह लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1998 में ये लागू हुआ था। तो ये कब पारित हुआ था? 7 जुलाई 1998 में। तो इसका 4 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है बताओ, देखते कमेंट करो सभी। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सभी ने कमेंट किया अशोक स्तंभ, बिल्कुल राइट है। तो ये कब किस दिन अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और ये लिया कहाँ से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से? सारनाथ से लिया गया है। अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से? सारनाथ में मिली अशोक लाट से। किससे? सारनाथ में मिली अशोक लाट से लिया गया है। और इस राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। क्या? सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ क्या होता है? सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ क्या होता है बताओ आप, कमेंट करो फटाफट। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है? तो सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है? केवल सच्चाई की विजय होती है। क्या होती है? केवल सच्चाई की विजय होती है। सत्यमेव जयते का यही अर्थ होता है कि केवल सच्चाई की विजय होती है। तो ये सत्यमेव जयते किस भाषा में लिखा गया है? देवनागरी लिपि में लिखा गया है। किसमें? देवनागरी लिपि में लिखा गया है। ये देवनागरी लिपि में लिखा गया है। तो याद रखना, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। तो इसका 2 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर को आप निम्नलिखित में से किस महासागर से संबंध करेंगे? तो रिंग ऑफ फायर को आप निम्नलिखित में से किस महासागर से संबंध करेंगे? तो ये प्रशांत महासागर से संबंधित है। किससे? प्रशांत महासागर से संबंधित है। रिंग ऑफ फायर को इसे सरकम पैसिफिक बेल्ट के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? सरकम पैसिफिक बेल्ट के रूप में
भी जाना जाता है, जो प्रशांत महासागर के किनारे एक क्षेत्र है। रिंग ऑफ फायर क्या है? प्रशांत महासागर के किनारे स्थित एक क्षेत्र है। तो इसका 4 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, प्रशांत महासागर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। रामसर कन्वेंस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व आर्द्रभूमि दिवस है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस कौन सा दिन होता है रामसर कन्वेंशन के अनुसार? तो 2 फरवरी है ना, 2 फरवरी बिल्कुल राइट आंसर है। विश्व आर्द्रता दिवस 2 फरवरी। तो इसका 4 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपके। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राजपूत शासक ने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था? तो राजपूत शासक किसने तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, उसमें मोहम्मद गोरी को हराया था? तो कौन था वो? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, उसमें मोहम्मद गोरी को हराया था। और मोहम्मद गोरी का मूल नाम क्या था? आप बताओ, कमेंट करो सभी। मोहम्मद गोरी का मूल नाम क्या था? तो क्या था? मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम था मोहम्मद गोरी का मूल नाम। तो इसको पृथ्वीराज चौहान ने 1991 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, उसमें मोहम्मद गोरी को हराया था। तो इसका 4 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां के दौरान परिवार के मुखिया की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। तो निकोबार द्वीप समूह की जनजाति किस उत्सव के दौरान परिवार के मुखिया की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करती है? तो वो कौन सा उत्सव है? वो है ओसवरी उत्सव। कौन सा? ओसवरी उत्सव। तो इसका 4 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल राइट आंसर है 4 नंबर आंसर, ओसवरी उत्सव। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51(1) के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो किसके तहत मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। किसके तहत? 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। तो इसका 1 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भारत में एक अप्रत्यक्ष कर है? तो इनमें से कौन सा एक भारत में अप्रत्यक्ष कर है? तो वस्तु एवं सेवा कर, ये अप्रत्यक्ष कर है। कौन सा? वस्तु एवं सेवा कर, ये है ना, ये भारत में एक अप्रत्यक्ष कर है। तो इसका 2 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है आपके, निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मार्च अप्रैल 2021 के दौरान चुनाव नहीं हुआ? तो इनमें से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मार्च अप्रैल 2021 के दौरान चुनाव नहीं हुआ? तो कहाँ पर नहीं हुआ था? बिहार में नहीं हुआ था। कहाँ पर? बिहार में नहीं हुआ था। तो 4 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। बिहार राज्य में मार्च अप्रैल 2021 के दौरान चुनाव नहीं हुआ था। तो इसका 4 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड कम से कम कितनी स्थिरीकरण शैवालों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से किया जाता है? तो पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का कम से कम कितना भाग स्थिरीकरण शैवालों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से किया जाता है? तो आधा है ना, आधा स्थिरीकरण। तो इसका 1 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का कम से कम आधा स्थिरीकरण शैवालों और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से किया जाता है। किसके द्वारा? शैवालों और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही किया जाता है आधा स्थिरीकरण। तो इसका 1 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रदूषण की कोटि या तीव्रता को कम कर रहा है या समाप्त कर रहा है? तो कौन प्रदूषण की कोटि या तीव्रता को कम कर रहा है या समाप्त कर रहा है? तो उपशमन है ना, उपशमन, अबेटमेंट। तो इसका 4 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। उपशमन प्रदूषण की कोटि या तीव्रता को कम कर रहा है या समाप्त कर रहा है। तो इसका 4 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व स्पेनिश फुटबॉलर एंटोनियो लोपेज हबास हीरो ISL 2020-21 में निम्नलिखित में से किस फुटबॉल टीम के कोच थे? तो किस फुटबॉल टीम के कोच थे ISL 2020-21 में? कौन? एंटोनियो लोपेज अब्बास। तो किस टीम के थे? वो थे एटीके मोहन बागान के। किसके? किस टीम के? एटीके मोहन बागान टीम के कोच थे। तो इसका 3 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। तो कौन प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था? तो वो कौन था? वो था ताम्रलिप्त। कौन? ताम्रलिप्त प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। तो इसका 3 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ताम्रलिप्त प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। तो इसका 3 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2021-22 में पिछले वर्ष की तुलना में स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आवंटन में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई? तो केंद्रीय बजट 2021-22 में पिछले वर्षों की तुलना में स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आवंटन में कितनी प्रतिशत वृद्धि की गई थी? तो 137%। कितनी? 137% स्वास्थ्य और कल्याण के आवंटन में वृद्धि की गई थी। तो इसका 3 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। किस बजट में? केंद्रीय बजट 2021-22 में स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आवंटन में 137% वृद्धि की गई थी। तो 3 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है? तो व्हाइट माउंटेन किस पर्वत को कहा जाता है? तो धौलागिरी पर्वत को सफेद पर्वत या व्हाइट माउंटेन कहा जाता है। धौलागिरी पर्वत को सफेद पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका 4 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है,
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में फारसियों से पांडुचेरी या पुदुचेरी को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में फारसियों से पुदुचेरी को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया था? तो वो 1761 में फारसियों से पुदुचेरी छीनकर उस पर कब्जा कर लिया था। कब? 1761 में। 1761 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फारसियों से पुदुचेरी छीनकर उस पर कब्जा कर लिया था। तो इसका 4 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पौधों का संख्यात्मक वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो पौधों का संख्यात्मक वर्गीकरण किस पर आधारित है? तो वो किस पर आधारित है? दिखने योग्य सभी विशेषताओं पर। किस पर? दिखने योग्य सभी विशेषताओं पर आधारित है पौधों का संख्यात्मक वर्गीकरण। तो जो अलग अलग दिखेंगे उनको अलग अलग ही तो गिना जाएगा ना। तो दिखने योग्य सभी विशेषताओं के पर आधारित पौधों का संख्यात्मक वर्गीकरण किया जा सकता है। तो इसका 2 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2020-21 जीती थी? तो किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2020-21 जीती थी? तो मुंबई सिटी एफसी ने। किसने? मुंबई सिटी एफसी ने जीती थी। तो इसका 1 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। मुंबई सिटी एफसी ने इंडियन सुपर लीग 2020-21 जीती थी। तो इसका 1 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, घटम 1 है। तो घटम 1 क्या है? ये बड़े आकार वाला संकीर्ण मोहे का मिट्टी का बर्तन जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है। तो उसे घटम बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? घटम। घटम 1 क्या है? बड़े आकार वाला संकीर्ण मोहे का मिट्टी का बर्तन जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है, वह क्या होता है? वह घटम है। वह एक घटम है। तो इसका 1 नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है ये चुनना है आपको। तो सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी का आकलन करते समय केवल विपणन की वस्तुओं पर विचार किया जाता है। तो एक महिला द्वारा अपने घर पर किया गया कार्य सकल घरेलू उत्पाद के दायरे से बाहर है। तो सकल घरेलू उत्पादन का अनुमान लगाने में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर विचार किया जा सकता है। तो ये क्या तीनों सही है या इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये तीनों कथन सही है। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भी कथन सही है और ये भी सही है और ये भी सही है। तीनों कथन सही है। तो इसका एक नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपके एसएससी जीडी में जीके जीएस के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीके जीएस के। तो आज का ये सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दे और हमारे चैनल पर पहली बार हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।